बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, बात होगी क्रिकेट की, इसलिए कि अगले साल फरवरी में पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मुनक्किद हो रही है और यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ इंतज़ामात अच्छे हों बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। इसलिए कि हालिया महीनों में और हालिया सालों में हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक माजी का तुर्रे इम्तियाज़ हुआ करता था। इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में हमें कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। हमेशा हमारी टीम की परफॉर्मेंस अनप्रेडिक्टेबल रही है। खुदा करके हमने इंग्लैंड के साथ सीरीज़ जो है वो एक मैच से बराबर की और इससे कबल जो पहला मैच हारे हम वो बुरी तरह से हारे। लेकिन बहरहाल अगर हम अपने माजी पे नज़र डालें तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और पाकिस्तान एक ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने आईसीसी के तहत होने वाले 5 इवेंट्स जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। 2 इवेंट्स तो हमने जूनियर सतह पे जीते। पहला इवेंट हमने जीता था जूनियर सतह का खालिद लतीफ़ की क़यादत में और दूसरा हमने जीता था सरफराज अहमद की क़यादत में। अगर आप और माजी में चले जाएं तो 92 का वर्ल्ड कप हमने जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो इमरान खान की क़यादत में जीता और उसके बाद फिर हमने 2009 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो हुआ वो हमने यूनुस खान की क़यादत में जीतने का कारनामा अंजाम दिया। जबकि 2017 में एक मरतबा फिर हमने सरफराज अहमद की क़यादत में उस टूर्नामेंट को जीतने का कारनामा अंजाम दिया, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मेरी मुराद। और इत्तेफाक से मतलब ये एक बड़ी अच्छी बात थी कि मैं भी उस वक्त ओवल के ग्राउंड में मौजूद था, ओवल के मीडिया गैलरी में, जब पाकिस्तान ने भारत को हरा के मार्कतुल आरा कारनामा अंजाम दिया था। इस तरह पाकिस्तान जो है आईसीसी के 5 इवेंट जो है जीतने का कारनामा अंजाम दे चुका है। बहुत उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो कि अगले साल फरवरी में हो रही है उसमें पाकिस्तान की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। गो के जब हम अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ का जो मुश्तरका वर्ल्ड कप था जब हमने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी तो उस वक्त हमने देखा कि सर्जरी की गूंज महसूस की गई, लेकिन काफ़ी अरसा हो गया और सर्जरी हमें नज़र नहीं आई। लेकिन अब हमने देखा कि कुछ प्लेयर्स को जो आगे पीछे किया गया है और जो नई सिलेक्शन कमेटी आई उसने बड़े बोल्ड डिसीजन लिए, बड़े जुर्रतमंदाना इक़दाम किए और जिसके नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि हमारी टीम जो है उन 3 खिलाड़ियों के बलबूते पे जिनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया था, यानी मेरी मुराद है कामरान गुलाम, नोमान अली और उनके साथ साथ साजिद खान, उन तीनों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ये वो खिलाड़ी थे जो काफ़ी अरसे से इग्नोर किए जा रहे थे। अब इसमें सिस्टम की ख़राबी है, डोमेस्टिक क्रिकेट की ख़राबी है। कहाँ ख़राबी है? कुछ लोग कहते हैं कि जी चूँकि चेयरमैन, कोचेस, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो बार बार चेंज होते हैं तो वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहती और हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे अमल नहीं करते। और इत्तेफाक से जब शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे भी अमल करते हैं तो उसको हम देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट होती हुई नज़र नहीं आती। बहरहाल ये तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात थी, लेकिन हम आपको बताएं बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट टीम भी है और पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो 98 से अपना जो है किरदार अदा कर रही है। और अब अगले साल फरवरी में ही जब यहाँ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही होगी, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो फरवरी से मार्च तक चलेगी, लेकिन ये जो कोलंबो में जो टूर्नामेंट होगा ओवर 50s का यानी वेटरन्स का, उसमें दुनिया भर की टीमें भी आएंगी, पाकिस्तान की टीम भी शरीक होगी और वो वर्ल्ड कप ज़ाहिर है कोलंबो में होगा तो वो भी उसके साथ साथ फरवरी में ही ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन और उसका क़याम जो है 1998 में अमल में आया था, तो इसके पहले जो चेयरमैन थे वो साबिक़ टेस्ट क्रिकेटर वक़ार हसन थे, मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उसके बाद फिर आरिफ अली ख़ान अब्बासी जो है इसके चेयरमैन हुए और 2006 के बाद से अब तक हमने देखा कि फवाद एजाज़ खान जो हैं वो बहुत ही कामयाबी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उस वेटरन टीम को लेकर चल रहे हैं और उनके दौर में पाकिस्तान वेटरन्स टीम ने मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और अब हम देख रहे हैं कि जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो आमिर इलियास भट्ट साहब हैं, जबकि सेक्रेटरी जो हैं वो आमिर सरफराज साहब हैं, यानी पाकिस्तान वेटरन्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी आमिर सरफराज साहब हैं और ट्रेजरर जो हैं वो एजाज़ फ़की हैं।
लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जनाब जुनैद नैनी तालवाला साहब, जिनके वालिद मोहतरम खलील नैनी तालवाला, जो हम देखते थे कि 80s 90s और 20s में फ्रंट फुट पे स्पोर्ट्स को पैटर्न किया करते थे, उसको सपोर्ट किया करते थे, वो जो है इस पाकिस्तान वेटरन्स टीम के कप्तान हैं जो कोलंबो में ओवर 50s वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है। तो आज हमारे मेहमानों का ताल्लुक भी जो है वो पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट टीम से है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद नैनी तालवाला साहब, जो कि कप्तान हैं और जो क़यादत करेंगे वर्ल्ड कप की ओवर 50s टूर्नामेंट जो कोलंबो में हो रहा है, और उनके साथ साथ पाकिस्तान वेटरन्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी आमिर सरफराज साहब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और जुनैद नैनी तालवाला साहब, आप तो चूँकि ग्रेड 2 पैटर्न्स ट्रॉफ़ी भी खेल चुके हैं और हम आपको मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते हैं, आपके एनालिसिस देखते हैं, क्रिकेट की बड़ी आपकी इनसाइड है। तो हम जो है क्रिकेट पे भी बात करेंगे और आपकी जो वेटरन्स क्रिकेट है उस पर भी बात करेंगे। और आमिर सरफराज साहब जो हैं, जो कि ख़ुद भी पाकिस्तान वेटरन्स टीम का हिस्सा रहे हैं, सेक्रेटरी हैं, और हम भी मतलब ये कि इनको देखते रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बड़े अच्छे मतलब एनालिसिस करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन बड़े अच्छे पैराए में उसको करते हैं। तो ये दो शख्सियात आज हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन आज जो गुफ्तगू होगी वो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले मैं जनाब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जैसे मैंने कहा कि जुनैद नैनी तालवाला साहब, जिनके वालिद मोहतरम खलील नैनी तालवाला साहब, जैसा कि मैंने कहा कि 80s 90s और 20s में स्पोर्ट्स को फ्रंट फुट पे आगे सपोर्ट किया करते थे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद नैनी तालवाला साहब। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा जुनैद साहब के, आप एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, यकीनन आपने बिज़नेस ज़ाहिर है जब आपने देखी होगी तो आपके घर यही मतलब इसी हवाले से डिस्कस होता होगा। और आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो भी मतलब ज़ाहिर है खेलों से उनका बड़ा शग़फ रहा, बिज़नेस के साथ साथ किस तरह से मतलब कहाँ से आपने ये क्रिकेट जो है शुरू की और ये क्रिकेट का शौक़ आपको पैदा हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपने मेरे सवाल का जवाब आपके जो ना वो मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर ही मौजूद है कि पापा जो है ना वो हमेशा से कराची क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो ना इन्वॉल्व थे। तो हम बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर सराजुल इस्लाम बुखारी साहब को, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर्स को जो ना वो देखा करते थे ना। ऑफकोर्स उनको देख के अट्रैक्शन जो ना बिल्कुल हुआ करती थी, दिल भी करता था खेलने के लिए। वहाँ से थोड़ी सी क्रिकेट शुरू की, फिर उसके बाद जो है ना वो ऑफकोर्स पढ़ाई में लग गए। फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर आप अपने करियर के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। 16-17 साल की उम्र तक तो हल्की फुल्की क्रिकेट खेली और उसके बाद क्रिकेट जो ना बिल्कुल छोड़ दी। उसके बाद हमने मलीर में आपका एक स्कूल बनाया केन एकेडमी के नाम से, जिसके अंदर हमने क्रिकेट ग्राउंड की प्रॉपर तरीके से तश्कील दी वहाँ पर, और वहाँ पर जो है ना री इंट्रोड्यूस कराया स्कूल लेवल के ऊपर क्रिकेट को। नॉर्मली हमारे यहाँ पर जो है ना वो स्कूलों के अंदर ग्राउंड्स होते नहीं हैं, तो हम वो तो पापा का आइडिया ये था कि स्कूल एक ऐसा बने जिसके अंदर तमाम फैसिलिटीज़ शुरू हो। तो उसको देख के दोबारा से जो है ना वो एक अट्रैक्शन बनी कि क्यों नहीं मैं भी जो है ना दोबारा से क्रिकेट जो है ना अपना शुरू करूँ। वहाँ से शौक़ को आगे बढ़ाते जो है ना वो ग्रेड 2 खेलना शुरू की। आपका पहले क्लब लेवल्स खेला, फिर जो है ना वो मल्टीनेशनल्स खेली, फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड 2 की तरफ गए। उसके बाद फॉर्चुनेटली जो है ना वो कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसी हुई कि जब मेरी किसी मसरूफियात की वजह से मैं कनाडा शिफ्ट हुआ, तो वहाँ कैनेडियन लीग जो है ना मैं पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी। वहाँ जो है ना जाके जो है ना वो क्रिकेट काफ़ी खेली। तो फिर आहिस्ता और मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के 70% 80% मर्द हजरात के अंदर जो है ना वो जो क्रिकेट है ना वो बाई ब्लड जो है ना वो मौजूद है। बट डिपेंड ये पैशन है क्रिकेट है, और बट डिपेंड ये करता है कि आपको कितने मौके मिले और आप कितने ओवर पैशनेट हैं कि इसको आप कंटिन्यू करते रहें। जी बिल्कुल। मैं एक बात और बताता चलूँ कि जो मैं पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर रहा था, तो जनाब जहाँ पाकिस्तान जो है आईसीसी के टूर्नामेंट जीतता रहा, जिसका मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि हमने 5 ऐसे इवेंट जीते हैं जो आईसीसी ने कराए थे। इसी तरह से पाकिस्तान वेटरन्स टीम जो है वो ओवर 60s का टूर्नामेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 2022 में, तो उसको जीतने का कारनामा अंजाम दिया था पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट टीम ने। इसी तरह से जो फर्स्ट ओवर 40s
ग्लोबल कप हुआ था जो कि पाकिस्तान में हुआ था 2023 में, उसमें भी पाकिस्तान ने उस इवेंट को जीतने का कारनामा अंजाम दिया था। तो इस तरह पाकिस्तान वेटरन्स टीम जो है 2 बड़े इवेंट जो है जीत चुकी है। जबकि 2018 में ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब वर्ल्ड कप हुआ था ओवर 50s का, उसमें पाकिस्तान की टीम जो है फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी और फाइनल में फिर इंग्लैंड से जो है गैर मुतवक्किल तौर पर वो शिकस्त खा गई थी। बहरहाल फतह और शिकस्त खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। और अब जब आप ओवर 40s टूर्नामेंट में कोलंबो जा रहे हैं, पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को, क्या तवक्कुआत हैं आपको? पहले तो वो ओवर 50 है, दूसरा ये है कि इस 50 के अंदर जो ओवर 50 टॉर ओवर जो ना 50, अब इसके अंदर जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो बेसिकली हर एक प्लेयर की जो ना वो पर्सनल फिटनेस है। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो ना वो टैलेंट और परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो ना वो फिटनेस जो ना पार्टिसिपेट जो ना वो ज़्यादा करेगी, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट है नहीं, 40 ओवर्स का मैचेस हैं, डे जो ना वो मैचेस हैं, वहाँ पर 40 ओवर्स सर्वाइव करना जो ना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जो ना वो टास्क। और फॉर्चुनेटली अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ना ये आपका पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर 8 टीमें जो ना वो तश्कील की गई अलग अलग जगह से, और हमें बड़ी टफ कंडीशंस के अंदर जो ना वो खिलाया गया। पंजाब के अंदर +45 डिग्री के अंदर, और ये टेस्ट किया गया हम लोगों को कि हम जो ना वो 40 ओवर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसी के अंदर जो ना फिर हमारी सिलेक्शन हुई। पूर्वी तो बहुत है, टैलेंटेड तो बहुत है, बट डिपेंड करता है कि सारी चीज़ें किस तरीके से हम एक टीम तश्कील दें और वर्ल्ड कप के अंदर जो ना अपनी मुल्क का नाम जो ना रोशन कर सकें। आमिर सरफराज साहब, जनाब आप तो बड़ा पुराना ताल्लुक़ है आपका पाकिस्तान वेटरन्स एसोसिएशन से भी और क्रिकेट टीम से भी, और ज़ाहिर है आप पार्टिसिपेट भी करते रहे टीम के साथ एज ए प्लेयर। आमिर सरफराज साहब, ये बताइएगा कि देखिए पाकिस्तान जो है तीसरी मरतबा ICC का एक इवेंट करने जा रहा है। पहला इवेंट हमने 1987 में किया था, जब आरिफ अली खान अब्बासी इसके सेक्रेटरी थे, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उस वक्त होता था, और उसके बाद एक हमने किया था 1996 में, और ये तीसरी मरतबा हम ICC का चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है कि तवक्कुआत हैं ये जो हम तैयारियाँ कर रहे हैं ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, जो कि 2025 फरवरी में होगा, क्या तवक्कुआत हैं, आप क्या देख रहे हैं? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इवेंट है कि जो आप क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पाकिस्तान की देख लें, जैसा आपने बताया कि 87 फिर 96 और उसके बाद अब होने जा रहा है 2024 के अंदर। इनफैक्ट तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, और उसमें पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो काफ़ी काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि कराची और लाहौर 2 ऐसे वेन्यूज़ हैं जिसके अंदर इस वक्त बाकायदा कंस्ट्रक्शन जारी है। उनकी सीटिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है रादर, और जो ग्राउंड की जो कंडीशन है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है, और जो भी दीगर फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद थी उसको भी बेहतर किया जा रहा है। तो यकीनी तौर पे तैयारियां पूरी जा रही हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा और एक एक्साइटिंग जो है वो टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा, देखिए पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो 1998 से काम कर रही है। आप क्या समझते हैं कि आपने उस वक्त से लेके अब तक क्या अचीव किया है और क्या अचीव कर सकते हैं, और किन दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ा अब तक? देखिए, मेरा सफ़र जो पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट या वेटरन क्रिकेट खेलने का जो शुरू हुआ वो तकरीबन 2010 में हुआ है। तो 2010 से लेके अब तक तकरीबन 14 साल से मैं इन लोगों के साथ मुंसलिक हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी और हेल्दी एक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें जो ऐसे प्लेयर की जो अपना एक वक्त क्रिकेट के अंदर गुजारने के बाद अपनी चाहे वो माशी या कोई कारोबारी मसरूफियात की वजह से या जॉब की वजह से जो कंटिन्यू नहीं कर सके थे, उनको दोबारा वापस आने का मौका मिला क्रिकेट के मैदानों में। और जो शौक़ है, क्योंकि क्रिकेटर जिस तरह फ़ौजियों के बारे में कहा जाता है ना कि वंस अ सोल्जर इज़ ऑलवेज अ सोल्जर, तो मेरे ख्याल में वंस अ स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर इज़ ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर। तो वो वाली पोजीशन है कि जो लोगों को बड़ा अच्छा महसूस होता है
और जो पुरानी दोस्तियां हैं वो रिवाइव होती हैं, और बहुत, मैं ये कहूँगा कि एक हेल्दी कंपटीशन है, जैसा कि आप खेल में है कि ये तकरीबन 4 मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के अंदर वेटरन क्रिकेट ऑर्गेनाइज की 40s, जा रही 50s है और 60s। एंड 70s एज वेल। अच्छा, वेरी गुड। पाकिस्तान में 60 तक हैं, 70 के हमारे पास प्लेयर नहीं है, लेकिन आपको पाकिस्तानी ओवर 70 के प्लेयर जो हैं इंशाल्लाह ताला वो वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। जुनैद भाई ऐसा ना देखें, 70 की टीम भी बन रही है, और गियर अप योरसेल्फ, अभी काफ़ी लंबा चांस है, मतलब खेलते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि वो जो ओवर 70 की टीम है इंशाल्लाह ताला, मुझे लगता है कि चूंकि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि पूरी टीम बना सकें। हाँ, ये मैं आपको कहता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे कई प्लेयर ऐसे हैं जो 65 प्लस के हैं, तो अगले 3-4 सालों के बाद आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और अभी जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें कई प्लेयर्स हमारे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीम जो है वहाँ से भी खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा जुनैद साहब, जब वर्ल्ड कप हुआ हमारा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुश्तरका तौर पे, तो हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। इवन हम अमेरिका जैसी नौमौलूद टीम से भी हार गए, और उसके बाद फिर हमने सर्जरी की गूंज सुनी, और फिर हमने देखा काफ़ी अर्से तक सर्जरी हुई नहीं। लेकिन जब अभी हमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद फिर हमने देखा कि गैर एलानिया सर्जरी जो है हमें नज़र आई, और हमने टीम में वो खिलाड़ी देखे जिनको काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा था, यानी मेरी मुराद नोमान अली, साजिद खान और कामरान गुलाम। और उन्हीं तीनों खिलाड़ियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा क्या किया, उन्होंने क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम जब किसी किस्म का भी कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, खासतौर पे बीइंग अ पाकिस्तानी टीम, उसके अंदर हमारी प्रिपरेशन जो है ना वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, एंड वी शुड नो कि हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर और किस एनवायरनमेंट के ऊपर और किस क्राइटेरिया के ऊपर जो है ना वो खेल रहे हैं। जब हम न्यूयॉर्क में खेलने के लिए गए तो उसके अंदर हमें ये मालूम था कि हमारे यहाँ जो है ना वो लो स्कोरिंग जो है ना वो मैचेस जो है ना वो ज़्यादा होंगे, और वहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, और जो रन बनेंगे वो बेसिकली पावर प्ले में बनेंगे। अगर हमने अपना मैच इंडिया के खिलाफ देखा तो देखा जो रोहित शर्मा शुरू के 8 ओवर में रन बना गया वो बना गया, उसके बाद इंडिया जैसी बड़ी बैटिंग लाइनअप भी जो है ना वो रन नहीं बना सकी। तो वो हमारा जो होमवर्क था ना वो इनकम्प्लीट था। अब जिस वक्त हमें T20 के अंदर पावर प्ले में ओवर एग्रेसिव खेलना है, तो हमें ओवर एग्रेसिव प्लेयर को वहां पर चांस देना चाहिए था, जिसके अंदर ओपनिंग हमें जो है ना वो बेसिकली गलत जो है ना तरीके से कराई गई। और हर इन्वायरमेंट को खिलाने के, हर इन्वायरमेंट को अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में खेल रहे हैं और खास तौर पे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो आप अपनी लोकल इन्वायरमेंट को एक्सपोज करें। जैसे अगर आप श्रीलंका में चले जाएं तो आपको ओवर स्पिन पिचेस मिल जाती है, आप बांग्लादेश में चले जाएं आपको ओवर स्पिन पिचेस मिल जाती है, आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं वो कभी आपको स्पिनर पिचेस नहीं बना के देंगे, वो हमेशा आपको फास्ट बॉलिंग पिचेस बना के देंगे। अब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो ना, जो भी आप कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो स्पिनर ही है। और यही वजह है कि जिस वक्त हम बांग्लादेश के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए गए तो हमने बहुत ही न्यूट्रल जो ना वो विकेट बना दी। यहाँ पर हम ये चाहते थे कि हमारे लोग न्यूट्रल विकेट के ऊपर जो ना मतलब सपोर्टिंग विकेट बनाई, सपोर्टिंग विकेट नहीं बनाई। सपोर्टिंग विकेट आपको अपनी होम टीम के लिए बनानी चाहिए, जो हमेशा से हर टीम बनाती है अपने लिए। और वही हमें उस चीज़ का नुकसान हुआ कि हमारे से ज़्यादा हमारी अपोजिशन टीम जो है ना वो उस न्यूट्रल विकेट को ज़्यादा एक्सपोज कर गई, और हम उसको जो है ना वो उसको कवर नहीं कर सके। सेकेंड टेस्ट मैच में हमें यही फायदा हुआ कि हमने स्पिन पिचेस बनाए, स्पिनर्स हमने खिलाए, और माशाल्लाह हमारे जो 2 वेटरन या लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उन्होंने आके वो परफॉर्मेंस दी जो बेसिकली वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और माशाल्लाह हम सेकेंड टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गए। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक प्लीज़। आमदीद कहते हैं, और इस सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे। जुनैद साहब, जो आप जवाब दे रहे थे उसी को
हवाले से मैं एक और मतलब सवाल करूँगा कि आप क्या समझते हैं कि हमारे सिस्टम में ख़राबियाँ हैं, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम जिस तरह से होना चाहिए वो हम सही तरह से उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, कहाँ ख़राबियाँ देख रहे हैं आप? देखिए एक्चुअल में तो थोड़ा सा डोमेस्टिक सिस्टम में हमारी यहाँ जो ना खराबियाँ नहीं है, बहुत खराबियाँ हैं। उसकी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए आजकल जो ना क्रिकेट जो ना बहुत महंगी हो गई है। वो ज़माने गए जहाँ पर आपको क्रिकेटिंग गियर्स या लोगों की जो ना एफर्ट्स जो ना वो मिल जाया करती थी। अब क्रिकेटिंग गियर्स इटसेल्फ इतने महंगे हो गए कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एक अच्छा बैट, एक अच्छा पैड, एक अच्छे ग्लव्स, एक अच्छा हेलमेट कैसे जो ना अफोर्ड करेगा। तो हमें अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो ना वो थोड़ी सी जो ना वो इनपुट करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। जैसे अगर एक फर्स्ट क्लास प्लेयर है उसको एक हैंडसम अमाउंट देनी चाहिए ताकि उसके माँ बाप को भी और उसके पीछे सिस्टम को भी ये पता चले कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी क्रिकेट की तरफ लगा दी है तो उसको माशी तौर के ऊपर किसी ना किसी तरीके से रिकवरी हो रही है, पहला। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम जो है ना फिक्स होना चाहिए। दुनिया में हर सिस्टम जो है ना डोमेस्टिक का फिक्स है। हमारे यहाँ हर 2 साल 3 साल के बाद जो है ना सिस्टम चेंज हो जाता है। हम नजरिए ज़रूरत के तहत उसमें चेंजेस कर देते हैं। हम नजरिए के तहत जो है ना उसमें चेंज कर देते हैं। लाइक इफ मैं इस मुल्क का प्रेसिडेंट बना तो मुझे जो पसंद है मैंने वो अप्लाई कर दिया। मैं इसका मुल्क का जो है ना प्राइम मिनिस्टर बना, मुझे जो समझ आया वो मैंने कर दिया। हर चीज़ जो ना वो चेंज नहीं की जाती। हर चीज़ के बारे में जो ना पूरा एक सोच समझ होती है, एक रिसर्च होती है और उसकी माहौल उस एरिया के प्रॉब्लम्स को सामने रख के जो ना उस चीज़ों के बारे में फैसला किया जाता है। आपका कहने का मतलब ये है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो एक ही रखनी चाहिए और शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है उसको हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो मसला ये है कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर तो अमल नहीं करते, इसलिए कि चेयरमैन चेंज होते हैं। जब वो आते हैं तो वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आते हैं और अगर हम शॉर्ट टर्म कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको भी हम सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। फिर जब भी हम अपना सिस्टम सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे अगर आजकल आप देखें ना कि हमें ये नहीं मालूम हमारा डोमेस्टिक का सबसे बड़ा जो 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 डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है काज़िम ट्रॉफी, हमारे पास डेट्स नहीं है। और पीसीबी ने अभी अनाउंस किया कि जी हमें ये नहीं मालूम कि हम फर्स्ट क्लास मैचेस कब कराएंगे। अब ये वो चीज़ है कि अगर आपका अच्छा फर्स्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो आपके पास इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल तैयार नहीं होंगे। रॉ मटेरियल मींस आपका बाबर आजम नहीं बनेंगे, शाहीन नहीं बनेगा, आपका हसनैन नहीं बनेंगे, सरफराज नहीं बनेंगे, फखर जमान नहीं बनेंगे। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा उस वक्त तक हम कभी भी इंटरनेशनल में एक तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, पहला। दूसरी चीज ये कि हमें अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो बढ़ानी चाहिए। अभी आपने जिक्र किया ग्लोबल 40 का। वो ग्लोबल कप 40 हम पाकिस्तान इसलिए जीता क्योंकि जब तक हम ये टूर्नामेंट खेल रहे थे तो हमारी बेंच, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। आपने 81 रन पे 32 बनाए जिसमें आप मैन ऑफ द मैच रहे। हाँ, अब उसमें हमारी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी थी कि मैं सेमीफाइनल से पहले बेस्ट बैट्समैन बना हूँ और मुझे सेमीफाइनल में चांस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मुझसे बेहतर प्लेयर मेरे साथ बेंच में बैठे हुए थे, दे गॉट अ चांस टू प्ले। ये होती है किसी भी टीम की जो ना बेंच स्ट्रेंथ। अब आज हम जी सवाल पूछते हैं कि अगर हम रिजवान को बिठाते हैं तो उसकी जगह हम किसको खिलाएंगे। आज ही हम सवाल पूछते हैं कि अगर हम फखर जमान को बिठाएंगे तो हम उसकी जगह किसको खिलाएंगे। वो बेंच स्ट्रेंथ बनाई जाती है और हम फॉर्मेट डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शाहीन अफरीदी जो है ना वो T20 में अच्छी बॉलिंग करा रहा है तो हम बीइंग अ पीसीबी या बीइंग अ कप्तान उसको बोलेंगे नहीं तुम आओ और आके टेस्ट मैचेस के अंदर भी जो ना वो करो। दूसरा ये कि टेस्ट मैचेस के लिए जो ना फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट क्लास की फिटनेस जो ना वो जरूरी है। एक फास्ट बॉलर को दिन के अंदर जो ना 20 से 25 ओवर गिराना जो ना वो जरूरी है फर्स्ट क्लास को खेलने के लिए और इंटरनेशनल खेलने के लिए तो उससे भी ज्यादा उसको स्ट्रेंथ चाहिए। सही। लेकिन हमारे प्लेयर्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सेम इसी तरीके से बैटिंग के लिए ऊपर जो ना वो है। और तीसरा ये है कि हमें जो है ना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी, मॉडर्नाइजेशन की तरफ है। अगर आपने देखा कि हम 560 रन बना के भी हार गए। अगर आज से 5 साल पहले जाते तो 560 रन बनाने के बाद कोई टीम नहीं हारी। बिल्कुल ऐसे। इसलिए क्योंकि उन्होंने अब अपनी बैटिंग स्टाइल चेंज कर दिया। अगर आप 560 रन बनाएंगे तो हम 700 रन मारेंगे आके आपको। सही। वो क्वालिटीज, वो प्लेयर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा, वो अप्रोच बनानी पड़ेगी। अपने कोचेस को करेक्ट करना पड़ेगा कि वो आप बच्चों को करेक्ट ना करें कि आप ऐसे खेलें, आप ऐसे खेलें, आप ऐसे खेलें। आप उनको खेलने दें और उनके खेलने के स्टाइल में अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें। अब रीजनल प्रोफेशनल और मॉडर्न मतलब अंदाज अपनाना होगा।
मैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन भी हूँ। हमारे यहाँ कोचेज जो है ना वो बेसिकली अलाइन भी किए जाते हैं, असाइन भी किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी ये मुश्किल है कि हमारे यहाँ रीजन के अंदर भी कोचेज आके बच्चों को डोमिनेट करते हैं कि तुम मेरे स्टाइल से खेलो। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता अब कि कोचेज आके प्लेयर्स को डोमिनेट करेंगे तुम मेरे स्टाइल से खेलो। अगर आज शाहिद आफरीदी अपने कोचेज की सुन रहा होता तो शाहिद आफरीदी नहीं होता। सही। हर एक आदमी को आप उसको उसकी आज़ादी से खेलने दें और उसको ये मौका दें कि भाई एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रन बनाना है, तुम जैसे भी बनाओ। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विकेट लेना है, जैसे भी लो। मुझे रिजल्ट चाहिए, अगर तुम रिजल्ट नहीं दे सकते मैं तुम्हें बाहर कर दूँ। दिस इज द राइट वे टू डू। आमिर सरफराज साहब, विकेटों का जैसा अभी जिक्र होता कि हम पिचेस जो है नहीं बना सकते, आपको याद होगा 1-2 साल पहले जो रावलपिंडी की पिच थी, आईसीसी ने उस पर डीमेरिट पॉइंट अवार्ड किया था। और हमने देखा कि रमीज़ राजा जब चेयरमैन की हैसियत तशरीफ लाए थे तो वो नया नाजमात क्रिकेट ग्राउंड जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस जो है मंगवाएंगे, और उसमें अपने आरिफ हबीब साहब भी ऑन बोर्ड थे। लेकिन फिर हमने देखा कि वो ड्रॉप इन पिचेस का जो स्लोगन था वो ड्रॉप हो गया। तो हम एक तरफ पिचेस नहीं बना पा रहे हैं, अभी तक हम इसमें सेटल नहीं हुए। आपकी तो बड़ी इंसाइट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ख़ास तौर पे जो अभी यूएसए के अंदर जो ये वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, कि शायद आने वाले दिनों में ये सब स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाए और सारी दुनिया के अंदर ड्रॉप इन पिचेस जो है वो लगा दी जाएं और उनको हर मुल्क को ये कहा जाए कि जी अब ये इस्तेमाल होगी। ये मतलब एक गैस है विच कुड बी रॉन्ग। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ये समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि जो होस्ट कंट्री है उसको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ को और अपने जो भी उनका एक वहाँ जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है उसको सामने रखते हुए वो अपनी विकेटों को तैयार करे और लेके चले। प्रोफेशनल क्रिकेटर वो है कि वो अपने आप को फास्ट एंड बाउंसी पिचेस के ऊपर भी, सीमिंग विकेटों के ऊपर भी और टर्निंग ट्रैक के ऊपर भी इम्प्रोवाइज करे और अपने आप को अप्लाई करे और वहाँ से वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे। माजी में आप देखते रहे कि जो हमारे ग्रेड्स गुजरे हैं, विकेटें जैसी भी हो, रात को तो वो ढकी हुई भी नहीं होती थी, कवर्ड भी नहीं होती थी, और वो अनकवर्ड पिचों के ऊपर अगले दिन आगे रन्स करते थे। जब भी आपने ये महसूस किया होगा कि ये इतने रन्स बनाने वाले बैट्समैनों को भी उन पुराने क्रिकेटर्स के पाएगा अभी भी बैट्समैन तस्वर नहीं किया जाता। तो मेरे ख्याल में जो है ना वो विकेटों का जहाँ तक मेयार का ताल्लुक है डेफिनेटली वो सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन जो रिसेंट पास्ट में हमने देखा, जो कमर्शलिज्म जो हमने महसूस किया, और हमने ये देखा कि चौके छक्के ज़रा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बिल्कुल फ्लैट विकेटें बना दी गई, बाउंड्री का साइज़ जो है ग्राउंड के अंदर वो छोटा कर दिया गया, इंटरटेनिंग क्रिकेट की तरफ चले गए। तो वहाँ से जो है ना मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर्स की स्किल्स को बड़ा फ़र्क पड़ा है और नुकसान हुआ है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर नुकसान बॉलर्स को हुआ है कि ना वो अब आपको वो स्पिनर्स का आर्ट देखने को मिलता है जो फ्लाइट और लूप यूज़ करके वो डिसीव किया करते थे बैट्समैनों को। अब वो चक्कर में लगे रहते हैं रन रोकने के लिए कि मारना पड़ जाए, ज़रा सा शॉट ना हो जाए, ज़रा सा इस तरह का कोई बॉल ना आ जाए जिसके ऊपर उनको हिट लग जाए। और इसी तरह जो है फास्ट बॉलर्स के भी आपने देखा कि वो जो एक आर्ट उनके पास होता था, जब उनको थोड़ा बहुत ग्राउंड से भी सपोर्ट मिलता था, वो भी ख़त्म हो गया। तो मजमूई तौर पर मैं तो इस चीज़ को समझता, मैं ये कहना चाहूँगा कि विकेटें जो हैं वो जो होस्टिंग कंट्री है वो अपने चीज़ों को, ये जो आजकल हमने हीटर से काम ले रहे हैं, पंखे लगाए हुए, सही है। मैं अपनी इस गुफ्तगू के अंदर ये ज़रूर मेंशन करना चाह रहा था, आपने उस चीज़ को हाईलाइट कर दिया कि दुनिया में ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह की कोई एफर्ट की गई हो। और मुझे तो ये भी नहीं दुनिया में आपने और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी जो आजकल हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो बड़ा एक स्ट्रेंज जो है एक आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है, मुझे तो ये भी अंदाज़ा नहीं है कि ये मतलब लेजिटिमेट है भी कि नहीं, हम किस सिमत में जा रहे हैं और किस सिमत में जा रहे हैं। आप ठीक है, आपके मैंने खुद अपनी बात में ये कहा कि जी जो होस्ट कंट्री है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके हिसाब से विकेटें तैयार करे, लेकिन उसको तैयार करने के लिए ये हीटर्स का इस्तेमाल और फैंस का इस्तेमाल, ये एक नया चीज़ देखने को। अच्छा, ये बताइए कि शान मसूद जी कप्तान मुसलसल टेस्ट हारते रहे, एक टेस्ट जीत गए, आप उनकी कप्तानी को किस तरह से देख रहे हैं? और कप्तान बनने के बाद उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है एज ए बैटर,
उसको किस तरह से देख रहे हैं और फ्यूचर में क्या आप फोर्सी करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त था कि उनके साथ ज़्यादती की गई थी, जब उनकी जगह रोटी गैंग के एक प्लेयर को ज़बरदस्ती टीम का हिस्सा बनाकर और खिलाया गया और इनको मौका नहीं दिया गया जब ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे, डिज़र्विंग थे। जो नॉन डिज़र्विंग था वो रोटी गैंग का एक प्लेयर आके खेला और उसकी वजह से ये पीछे रह गए। गो के उस प्लेयर ने आके कुछ अरसे के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जस्टिफाई भी की अपनी पोजीशन, लेकिन शायद वो उनका हक नहीं था जिस तक वो खेले। अच्छा, अब चूंकि उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो परफॉर्मेंस के बाद जो है ना, फिर हमें उनको थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया और लेके चले। और जहाँ तक आपकी वो बात थी शान मसूद वाली, कि जी शान मसूद जो है वो उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा है, यकीनी तौर पे पड़ा है, लेकिन उसमें जो बुनियादी किरदार रहा है वो सबसे बड़ा रोटी गैंग का ही रहा है। और ये वो गैंग है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाही के दहाने पे बचाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जो दोस्ती यारियां चली, जो नेपोटिज्म वाली बात थी, और ये वो फैक्टर्स हैं कि जो आज हर शख्स को मालूम है कि किस तरह से अगर एक लेग स्पिनर पाकिस्तान की टीम के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कैसे उसको जो है वो बैट्समैन बना के ऑलराउंडर का रूप दे के और डिफरेंट रोल दे के उसको टीम में रखने की कोशिश की गई। कैसे अगर ग्राउंड छोटा है तो किसी एक मीडियम पेसर को उन्होंने देखा कि नहीं, इसमें रेस्ट करा के किसी और को पिटवा दो यहाँ पर ताकि उसकी जगह दोबारा बन जाए। ये सारी सियासत जो माजी के अंदर हल्की फुल्की चलती थी, लेकिन अब वो सब एक्सपोज हो गए। आपने सही कहा, एक्सपोज हो गए। और देखिए, क्रिकेट तो पाकिस्तान का पैशन है, यानी जितनी हमारी आबादी है, उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से ये हुआ कि आप बांग्लादेश जैसी टीमों से हारना शुरू जी बिल्कुल, जितनी हमारी आबादी है उतनी सिलेक्टर्स हैं, उतने ही जो है वो कोचेज हैं। अच्छा जुनैद साहब, ये बताइएगा कि PSL यकीनन दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा अच्छा ब्रांड है और इसका एक बड़ा सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में गया है। जब दुनिया भर के खिलाड़ी PSL में शरीक हुए और यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद ही हमने देखा कि दुनिया भर की टीमें जो हैं वो आना शुरू हुई, इसलिए कि उसका एक पॉजिटिव इमेज दुनिया भर में गया था। आप क्या समझते हैं कि PSL जो है उससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है? विद इन बाउंड्री पाकिस्तान के प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कितना नुकसान हुआ है टीम बनने के हवाले से? देखिए, PSL जो है ना, सबसे पहले तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि PSL का फॉर्मेट क्या है। PSL का फॉर्मेट है T20। तो PSL का फॉर्मेट जो की वजह से हमें T20 क्रिकेट के अंदर बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा उस तरह से हुआ कि एक तो इतना बड़ा इवेंट जो है ना हमारे मुल्क में जो है ना बनना शुरू हो गया। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी जो है ना बेसिकली 30 से 35 दिन की ना ईद है, जिसके अंदर हम बीइंग अ पाकिस्तानी अलग अलग शहरों की टीमों के अंदर अपने हीरोज़ को जो ना मॉनिटर करते हैं, देखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं और बहुत मज़ा आता है। और उसके अंदर फ़ायदा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे जीत भी मेरी है और हार भी मेरी है। अगर लेट्स से कि कराची जीतता है तो मेरी टीम है, कराची जीत गया। मुल्तान जीतता है तो भी मेरी टीम है क्योंकि मेरे मुल्क का ऐसा, तो मेरी जीत है। इसका नुकसान ये हुआ कि हमारा जो क्राइटेरिया बन गया ना सिलेक्शन का, वो सिर्फ PSL ही बन गया। यानी आप टेस्ट में भी इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे ले रहे हैं, वनडे में भी इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद में ले रहे हैं और उसकी वजह से हमारे जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स थे वनडे के या टेस्ट क्रिकेट के वो नेगलेक्ट होते गए। आप देख लेना कि अगर जितने भी सिलेक्शन कमेटी जो हमारी बैठी हुई है वो सबसे पहले जो डिस्कशन करती है वो PSL के फलाना मैच के फलाना लड़के की परफॉर्मेंस के ऊपर कर रही है। आपने उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है तो T20 के लिए टीम जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं इट माइट बी राइट, बट वनडे के टूर्नामेंट की टीम से सेलेक्ट होनी चाहिए। टेस्ट मैच की टीम आपका फर्स्ट क्लास का इतना बड़ा क्राइटेरिया है, कायदे आज़म ट्रॉफी, उसके अंदर से आपका सेलेक्ट होना जिसको आपने भी सस्पेंड कर दिया फिलहाल, आपने सस्पेंड कर दिया। अदरवाइज फिर आप इतने बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज ही यूं करें से PSL से टीमें बनाना शुरू कर दें। नुकसान हमारा ये हुआ कि वो लड़का, जैसे हारिस रऊफ की बहुत बड़ी एग्जांपल है, जिसमें टोटल जो ना वो फर्स्ट क्लास मैचेस ही 1-2 जो ना वो खेले। आप PCB एक्सपेक्टिंग कि वो आए और टेस्ट मैचेस खेले। चार ओवर का बॉलर गो के उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। हाँ, लेकिन आप उससे ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते ना कि आप उससे टेस्ट मैचेस खिलाएं। टेस्ट मैचेस खेलने के लिए उसको कम से कम 15 से 20 जो ना फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने पड़ेंगे। दूसरा हमें इसका नुकसान ये हुआ कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी सिलेक्टेड है और सिलेक्ट हुए हैं, जैसे लेट्स से बाबर आजम, जिस दिन से बाबर आजम पाकिस्तान से खेल रहे हैं, कितना उन्होंने फर्स्ट क्लास के मैचेस जाके जाना वो खेले। और वो यही हाल है जिस तरीके से अभी आमिर भाई
मैंने कहा कि हम बांग्लादेश जैसी टीम से हार गए, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो ना वो यही है कि आप जब फर्स्ट क्लास जाके 4 रोजा मैचेस नहीं खेलेंगे तो टीमें, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो मैच जो ना प्रैक्टिस ही नहीं होगी, वो स्टेमिना ही नहीं होगा, वो परफॉर्मेंस ही नहीं होगी कि आप उनके सामने जो ना वो खेल और फिर इसी तरह से नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद, कामरान गुलाम जैसे खिलाड़ी जो हैं वो नज़रअंदाज होते रहेंगे। और आप देखें कि ये वो लोग हैं जो कंटिन्यू पिछले 5 साल से 7 साल से जो ना, क्योंकि उनको पाकिस्तान से मौका नहीं मिल रहा, ये कोई लीग जाके नहीं खेल रहे, ऑटोमेटिकली जो ना ये अपने फर्स्ट क्लास मैचेस जो ना खेल रहे हैं। किसी साहब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी थी कि पाकिस्तान टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए आप मिनिमम क्राइटेरिया डाल दें कि आपके 5 जो ना फर्स्ट क्लास मैचेस उसी साल के अंदर जो ना वो मौजूद होने चाहिए, खिलाएं आप उनको। आप बेसिकली देखें, बाबर आजम अगर बाबर आजम बने, या फ़खर जमान बने, या रिजवान अगर रिजवान बने, हम सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से बने। हमारी आइडेंटिटी जो ना वो टोटल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की वजह से ही है। बाकी बोलना क्या है, मैं पर्सनली जाके लीग्स खेल के बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके हीरो बन जाऊं, या मैं कैरेबियन लीग में जाके हीरो बन जाऊं, अगर मैं पाकिस्तान से नहीं खेला होता मुझे कोई टीम नहीं बुलाती। तो हमें ये सोचना चाहिए और हमारी जो क्राइटेरिया ये रखना चाहिए कि टेस्ट मैचेस की टीम को मिनिमम 5 या 6 जो ना फर्स्ट क्लास मैचेस खेलने चाहिए। सेम इसी तरीके से वनडे टीम के लिए जरूरी हो कि जो हमारा वनडे टूर्नामेंट होता है उसके अंदर उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी हो, प्लस उनकी स्लॉटिंग हो। अब हमारी टीम जो ना इस वक्त जो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए 5 जो ना ओपनर ले गए अपने साथ जी। मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा? हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं बनता, क्योंकि हम PSL से टीम कलेक्ट करते हैं कि फ़खर जमान की हाई स्कोरिंग है, शान मसूद की हाई स्कोरिंग है, बाबर की हाई स्कोरिंग है, ये सब वही है जो आपके जो ना ऊपर के स्लॉट के ऊपर खेल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो आप उनकी स्लॉटिंग भी उस हिसाब से करेंगे। भाई अगर मुझे 3 ओपनर चाहिए तो मैं सिर्फ 3 ओपनर ही पिक करूंगा पूरे PSL से जो ओपनिंग कर रहे थे। बाकी जो मैं मिडिल ऑर्डर है वो मिडिल ऑर्डर से पिक करूंगा, फिर जो लोअर ऑर्डर है मैं लोअर ऑर्डर से पिक करूंगा। तो उससे आपके हर जगह के ऊपर, हर स्लॉट के ऊपर लोग परफॉर्म करना और उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर होना जो ना वो शुरू हो जाएगी। अगेन वी हैव टू वर्क ऑन अ सिस्टम एंड वी हैव टू वर्क ऑन अ मेरिट। और जनाब यहाँ पर एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ये गुफ्तगू जो है इस यहीं से शुरू करेंगे। टेक ए ब्रेक। खुशामदीद कहते हैं। आमिर सरफराज साहब, आप माशाल्लाह जैसा मैंने पहले कहा कि आप वेटरन्स की टीम में मतलब हैसियत प्लेयर भी खेलते रहे, फिर अब आप सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या समझते हैं कि मतलब ज़ाहिर है एक सेक्रेटरी की हैसियत से जो आउटपुट देना चाहिए वो आप उससे मुतमईन हैं, दे रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जो हमारी टीम है वो बहुत अच्छी है और पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन से जो भी लोग मुंसलिक हैं वो मैं समझता हूँ कि दुनिया के कई जो वेटरन क्रिकेट के जो बोर्ड हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन बहुत लकी है कि उनको जो शहरी सतह की या प्रोविंशियल जो हमारी जो एफिलिएटेड बॉडीज़ हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के अंदर जो वेटरन क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ की जा रही है उसका इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 125वां या 126वां जो टूर्नामेंट है वो मुनक़्क़िद किया जा रहा है, तीनों कैटेगरीज़ को मिला के 40, 50 और 60 को। इसी तरह लाहौर के अंदर भी जो है वो बड़ी तादाद के अंदर क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है वेटरन की, और बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, इसमें जो है ज़ाहिर है जो पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन है तो इसका एफिलिएशन वो जो है ज़ाहिर ICC से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपको इंडोर्स करता है, रिकग्नाइज करता है, बट वी आर नॉट एफिलिएटेड विद देम। और
उसके साथ साथ हमारी अपनी एक बॉडी है जो आईसीसी की जगह पे आईएमसी कहलाती है, इंटरनेशनल मास्टर्स क्रिकेट काउंसिल, आईएमसीसी। तो पाकिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो उनके साथ मुंसलिक है, और उन्हीं के बैनर के तले जो भी मैचेस हो रहे होते हैं, टूर्नामेंट हो रहे होते हैं या इवेंट्स होते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके जितने भी ओहदेदार हैं वो सही काम कर रहे हैं? आप समझते हैं कि फ़ी ज़माना जो ज़ाहिर है आप दुनिया भर में ज़ाहिर जाना आना होता है, वर्ल्ड कप अटेंड कर रहे हैं, दुनिया भर की टीमें हैं, तो हमारी एसोसिएशन सिर्फ वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती है या कोई और भी इवेंट्स हैं जिसमें आप कोशिश करेंगे उसको पार्टिसिपेट करने में? मैंने अर्ज किया ना आपको कि जी नेशनल लेवल के ऊपर भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं। आप शायद मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल में ऐसा होता है कि देखिए इस दफ़ा हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वीज़े नहीं दिए, जो रिसेंट हमारा ओवर 60 आपको भी नहीं दिए, और स्नूकर का वहाँ एक इवेंट था उसमें भी नहीं दिए स्नूकर को। जी अच्छा, तो हुआ ये कि जब हमारा एक जहन बना हुआ था, टीम तैयार थी, तो फ़ौरन ही जो है हमने फिर जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो उसके बाद इंग्लैंड के साथ जो है एक बायलैटरल सीरीज़ खेली, और वहाँ पर भी जाकर बहुत अच्छे यानी गेम का मुजाहरा किया। और इस दफ़ा हमारे साथ लकीली जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं सलीम मलिक साहब ने भी पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी की। और आपका जो ग्लोबल टूर्नामेंट था उसमें रज़ाक वगैरह और भी क्रिकेटर्स खेले थे, मिसबाउल हक वगैरह। हसन रज़ा पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं जो यंगेस्ट भी हैं वर्ल्ड वाइड, और उनके अलावा अब्दुल रज़ाक थे, मिसबाउल हक थे, ये सारे क्रिकेटर जो थे, और कई इंटरनेशनल क्रिकेटर। मतलब पाकिस्तान में होने का ये आपको फ़ायदा हो गया? डेफिनेटली। और हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं जो इवेंट नेशनल हो रहे हैं उसमें जाएं, लेकिन उनकी कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से और दीगर कमिटमेंट्स की वजह से वो ऐसा मतलब अब तक हो नहीं पा रहा है। ये ज़रूर है कि हमारे साथ कई दफ़ा कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स गए हैं, और उन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में नुमाइंदगी की है। साजिद अली साहब का मैं नाम लूँगा, महमूद हामिद हैं, गुलाम अली साहब हैं, इस तरह कई और क्रिकेटर्स हैं कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो रिसेंट पास्ट में हम खेल कर आए उसमें लिया है। और माजी के अंदर 2005-6 का मैं आपको बताता चलूँ कि वो तो जो टीमें हमारी बनती थी उसमें अब्दुल कादिर और जावेद मियादाद और मतलब इस तरह के जो उस वक्त के जितने टेस्ट क्रिकेटर थे वो तमाम टेस्ट क्रिकेटर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और हम वहाँ खेल कर आए हैं। अच्छा जुनैद साहब ये बताइएगा, ज़ाहिर है आप जो कोलंबो में ओवर 50s मतलब वर्ल्ड कप हो रहा है उसके आप पाकिस्तान टीम के वेटरन्स के कप्तान हैं, तो एक कप्तान का स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिसीजन लेना कितना अहम होता है? वैसे तो ये वेरी करता है कि टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी के डिसीजन जो है उनकी बड़ी मतलब कम अहमियत होती है, इसलिए कि ब्लैक एंड वाइट जो है वो जब आप आ रहे होते हैं ग्राउंड में दाखिल हो रहे होते हैं तो वो ड्रेसिंग रूम से आपको मिल जाती हैं, लेकिन T20 और ख़ास तौर से जो वनडे होता है उसमें बड़ी अहमियत होती है। लेकिन आपका तो ओवर ज़ाहिर 40-50s है, तो उसमें इसको किस तरह से देखते हैं कि जो सिचुएशन मतलब वेरिएशन आती हैं उसमें कप्तान को जो डिसीजन लेने होते हैं उसमें कितना उसको वो होना चाहिए? देखिए बीइंग अ कैप्टन जो है ना वो बेसिकली हमें दो चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि वो जो हम बेसिकली ग्राउंड के बाहर जिसको बेसिकली टीम मैनेजमेंट बोलते हैं और उसके अंदर एक टीम बनाई जाती है ताकि सब लोग जो ना सब जो खेलने वाले हैं वो एक दूसरे के जेल हो जाएं, सपोर्टिव हो जाएं, और एट द एंड ऑफ द डे वी प्ले एज अ टीम नॉट एज अ यूनिट। पर्सनल माइलस्टोनों को इग्नोर किया जाता है, पर्सनल अपीयरेंस को इग्नोर किया जाता है, और वो एक बेसिकली कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि मैनेजमेंट ने उसको एज अ फादर फिगर जो ना बनाया होता है। ऑफ कोर्स लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो देखा जाता है और किस तरीके से सॉल्व किया जाती है। सबसे पहले तो कोशिश मैं यही करूंगा कि किसी ना किसी तरीके से मैं एक टीम बनाने में कामयाब हो जाऊं। फिर दूसरा इनसाइड द ग्राउंड। इनसाइड द ग्राउंड जो ना वो कैप्टन की अगेन दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अभी आपने शान मसूद की एग्जांपल दी, पहली तो वो बेसिकली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है और दूसरी वो अपनी परफॉर्मेंस की है। अब अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस को कंसिडर करूं तो मुझे तो सबसे पहले 45 ओवर सर्वाइव करना है ग्राउंड के अंदर, फील्डिंग में भी, और फिर ये सोचना है कि मैंने बैटिंग जो ना वो किस तरीके से जो ना वो करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे बीइंग अ 50 अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है, और उसके बाद मैंने वो लड़के और उन लोगों को जो ना वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है कि जिनको बेसिकली 45 ओवर वो सर्वाइव कर सकें और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस में निकालने में जो ना वो कामयाब हो जाए। अच्छा दुनिया क्रिकेट के किस मतलब कप्तान से आप मुतासिर हैं? हमने पैट कमिंस को देखा ऑस्ट्रेलिया के, उनके डिसीजंस जो होते थे बड़े इंटेलिजेंट होते थे, बड़े स्मार्ट होते थे, बड़े वो एक्टिव नज़र आते थे, बड़े अग्रेसिव होते थे, और फिर उनके खिलाड़ी भी उनको सपोर्ट करते थे। पैट कमिंस के अलावा कौन से दुनिया के ऐसे कप्तान हैं जिनसे आप मुतासिर हैं? देखिए
आप जो जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उनके उनके जो कैप्टन होते हैं ना, उनके पास एक सर्टेन क्राइटेरिया मौजूद होता है। उसके अंदर जो क्राइटेरिया उनके पास मौजूद होता है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई रीजनल पॉलिटिक्स नहीं होती। एब्सोल्युटली। और वो बेसिकली टोटल काम करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, और वो सिस्टम पे प्लेयर्स खुद आएगा और खुद चला जाएगा। वहां पर किसी की भी जो है ना वो मॉनिटरिंग ऐसे मतलब इतनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर वो फिजिकली फिट हैं तो बता देंगे, नहीं है तो भी बता देंगे। हाँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो हमारी हीरोइज्म जो है ना थोड़ा सा ज्यादा है कि अगर लेट्स से कि बाबर आजम पिछले 5 मैचेस में, पिछले 3 साल में 1 टेस्ट मैचेस के अंदर एक 50 नहीं बना सके, तो आज भी अगर हम सोशल मीडिया या आज भी हम न्यूज़पेपर या आज भी हम एंकर्स को डिस्कस करें तो लोग उनके बारे में ये बोलते हैं नहीं 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 बाबर आजम को खेलना चाहिए। मेरा क्राइटेरिया ये है कि भाई इट ऑलवेज हैज टू बी पाकिस्तान कम फर्स्ट। पाकिस्तानी हीरो बनाता है, पाकिस्तान से ही हीरो बनते हैं, तो हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, हीरो कम देन गोस। सही। तो मैं किसी वेस्टर्न कैप्टन को जो ना बेसिकली फॉलो नहीं कर सकता। मुझे अपने एनवायरनमेंट, अपने क्राइटेरिया के अंदर ही किसी ना किसी को ऐसा देखना है जो मुझे ऐसा लगता है कि विच इज़ अ वेरी आइडियल फॉर आवर सिचुएशन। मुझे जो ना वो पिछले 10-15 सालों में एक MS धोनी एक ऐसा कैप्टन नजर आया जिसने वो सारी तकलीफें जो ना फेस की जो हमारी जेन्युइनली क्रिकेट के अंदर मौजूद है। स्टार्टअप, फिटनेस प्रॉपर तरीके से ना होना, और पब्लिक की जो ना उनको बैक करना। किस तरीके से उसने जो ना बेसिकली वो सारे सिस्टम से उसने उन लोगों से लड़ाइयाँ की, किस तरीके से उसने फाइट की, किस तरीके से वो टीम को उसने जो ना रिवॉल्यूशन के अंदर। आज जो इंडियन क्रिकेट है, अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि इंडियन क्रिकेट का बाबा कौन है, तो MS धोनी इस बाबा है इंडियन क्रिकेट। अच्छा सरफराज साहब, फिजिकल फिटनेस की अभी बात की जुनैद साहब ने, आप क्या समझते हैं हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी फिजिकल फिटनेस का लेवल जो है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायरमेंट है, वो है या नहीं है? इसलिए कि हमारे बहुत से हमने देखा है कि बॉलर्स हमारे जो ज़ाहिर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो बहुत जल्दी अनफिट हो जाते हैं, और ऐसी बहुत सी इंसान। अनफॉर्चुनेटली इशू वही है कि जब आप कंसंट्रेट करेंगे इंटरनेशनल लीग्स के ऊपर, जब आप कंसंट्रेट करेंगे T20 के जो मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं, और जब आपकी टीम के लोग और फॉर्मर क्रिकेटर जो क्रिकेटर को फास्ट बॉलर्स को बना रहे हैं, और जब वो एक्सपोज होते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैंने इसको टेस्ट क्रिकेटर ही नहीं बनाया, मैंने तो इसको T20 का प्लेयर बनाया था। टेस्ट क्रिकेटर तो आपके प्रोडक्ट है, आप बनाओ। तो यहाँ आकर जो है ना माइंडसेट का पता चलता है। आपको अगर फिटनेस से मतलब दो आरा है ही नहीं ना कि फिटनेस के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अभी कुछ देर पहले जुनैद भाई ने कहा कि कम से कम एक प्लेयर को अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो उसको डेली 20 से 25 ओवर जो है वो कम से कम कराने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब वो टेस्ट खेलने जाए तो उसको उससे ज्यादा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो अनफिट होने की परसेंटेज है हमारे खिलाड़ियों की वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जब आप मैचों की तादाद कम कर देंगे, टीमों की तादाद कम कर देंगे, और जो है लोगों का रुझान इस दौर के अंदर T20 की तरफ चला जाएगा, वो 2-4 छक्के मार के 2-4 आउट करके कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं, और उनकी जो माशी मसाइल जो छोटे मोटे चल रहे होते हैं वो कवर हो जाते हैं, फेम मिल जाता है, कवरेज मिल जाती है, तो वो क्यों फर्स्ट क्लास की तरफ जाएंगे? हारिस रऊफ हों और कई ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान के जो इस वक्त बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन वो खेलना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने मैनेजर और कोच को कह देते हैं कि हमें आप 4 डे मैचेस के लिए कंसीडर ही नहीं करें। तो जो मिसाल अभी दी थी कुछ देर पहले जुनैद भाई ने कि कम से कम उस सीजन में 5 मैचेस किसी ने सजेस्ट किया है कि कम से कम खेला हुआ प्लेयर हो, उसको आप टेस्ट क्रिकेट के लिए कंसीडर करें। आप जो स्टार्ट विद करके देख लें ये काम। उसकी वजह यह है कि देखिए सबसे पहले एक उनके मसल्स तो तैयार हों, उनकी फिटनेस के अंदर उनकी मसल्स की कोई मेमोरी तो बने। आपको ज़हनी तौर पे ये तो पता हो कि मैं कितने ओवर की क्रिकेट जो है वो खेलने जा रहा हूँ, और मुझे दिन के अंदर कितने ओवर करने हैं, और रिपीटेडली जो है वो 3 दिन तक बॉलिंग भी कर सकता हूँ और 3 दिन तक बैटिंग भी कर सकता हूँ। तो ये T20 से कैसे होगा? सही। अच्छा जुनैद साहब ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि इंडिया को ले लें, अफगानिस्तान को ले लें, श्रीलंका को ले लें, बांग्लादेश को और पाकिस्तान, ये ऐसे क्रिकेट बोर्ड हैं और यहाँ का मतलब एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, आप क्या समझते हैं उसमें हमें नुकसान हो रहा है, जबकि इंडिया जो है उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा। बाकी आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वहाँ कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता उनके बोर्ड में। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है मैं स्टार्ट करता हूँ इंडिया के ऊपर।
इंडिया जो है ना वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट जो है ना वो बोर्ड है और बेसिकली वो पूरा डोमिनेट कर रहा है आपका आईसीसी को। उनके जितनी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, बट उन्होंने अपना सिस्टम ठीक कर दिया। वो सिस्टम उन्होंने इस तरह ठीक किया कि उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास प्लेयर्स की को जिसने लाइफ में एक भी फर्स्ट क्लास मैच खेला है उसकी माशी तंगी को सॉल्व कर दिया, उसको पैटर्नाइज करके उन्होंने उसकी पेंशन ग्रास रूट लेवल पे ही, हाँ उन्होंने उसके वो मसले हल कर दिए कि यार मैं कल रोटी कैसे कमाऊंगा, मैं अपने माँ बाप को कैसे संभालूंगा, मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे संभालूंगा। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पैसा डाल दिया। अब हमारी क्या गलती है कि हमने 2.5 करोड़ रुपए के जो है ना वो मेंटोर बना दिए। 50-50 लाख रुपए हमने एक मेंटोर को देके 5 रीजन के मेंटोर बना दिए। अगर हमारे पास लिमिटेड फंड है, लेट्स से ये 2.5 करोड़ रुपए हम अगर अपने फर्स्ट क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लड़कों को दे देते कि भाई हम आपके मैच फीस 70,000 रुपए से हटा के 2.5 लाख रुपए कर देते, वो लड़का ही एक्चुअल मेन प्रोडक्ट है, वही आगे हीरो बनेगा, उसके वो मसले आना बंद हो जाएंगे। और उसको 2.5 लाख रुपए के अट्रैक्शन को देखते हुए पीछे जो ना 2000 लोग जो ना वो इस फील्ड के अंदर जो ना वो कूद जाएंगे। और इंडिया में ऐसा ही हो रहा है। इंडिया में क्रिकेटर उबल रहे हैं, हमारे यहाँ क्रिकेटर उबल नहीं रहे, और हमारे यहाँ जो उबल भी रहे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। अब इंडिया ए अलग खेल रही है, अभी हम देख रहे हैं एक सीरीज चल रही है इमर्जिंग एशिया कप, हमारे यहाँ से 9 इंटरनेशनल पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे हैं, जबकि उनके यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 जो इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, जबकि उनकी आबादी ज्यादा है। अच्छा, उनका स्टैंडर्ड देखें उन्होंने किस तरीके से हमें 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो ना उन्होंने हराया। और क्योंकि हमारे यहाँ वो मौके नहीं मिल रहे तो हम इन्हीं लोगों को बार बार जो ना आजमाए जा रहे हैं। अच्छा, और जहाँ पर श्रीलंका की एग्जाम्पल ले लें, जहाँ पर पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मसला था, उनकी क्रिकेट का हाल देख लें, उनकी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत फर्क है। बांग्लादेश की क्रिकेट का आप देख लें कि उनकी क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अफगानिस्तान इज दी ओनली टीम जो हमेशा T20 में अच्छा परफॉर्म करेगी और हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती रहेगी आइंदा आने वाले 5-6 सालों में, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट ज़्यादा नहीं है। तो जो उनके 11 इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो पूरे साल जो ना भरपूर लीग खेल रहे हैं, वो CPL भी खेल रहे हैं, वो IPL भी खेल रहे हैं, वो PSL भी खेल रहे हैं, वो सारे लीग्स जो ना वो अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो फिजिकली T20 के लिए तैयार है। T20 के अलावा वो अच्छा नहीं खेल सकेंगे। अच्छा, ये सवाल है, आप दोनों से जवाब चाहूँगा। पहले आप बताइएगा, देखिए अब जय शाह जो है वो ICC के सरबराह बन रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह बनने वाले हैं। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, आप क्या समझते हैं उसके कितने अच्छे असरात जो है वो हमारी क्रिकेट में पड़ेंगे? पहले आप, और आप मुख्तसर सा वक्त है, बताइएगा। देखिए, इसमें जो टोटली डिपेंड करता है कि वो आप मामलात को किस तरह लेके चल रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं इनके पास मैनेजमेंट क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, और अगर वो शायद ओवर ऑक्यूपाइड नहीं होते ना, वो जितने कई सेनेटर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और PCB के चेयरमैन भी हैं, अगर एक आध कोई पोर्टफोलियो वो लेके चल रहे होते तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते थे। ये बैकग्राउंड जो मैंने आपसे शेयर किया वो इस कॉन्टेक्स्ट में किया कि मुझे ये लगता है कि उनके अंदर ये एबिलिटी है, ये सलाहियत है कि वो जय शाह के साथ मिलकर एक एज ए टीम जो है ना काम करें और दोनों ममालिक की बेहतरी के लिए जो है वो कुछ काम कर सकें। जी जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फरवरी के अंदर ICC का इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज होने के लिए जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि किस तरीके से मोहसिन नकवी साहब जो है ना जय शाह को तैयार करने में तैयार हो जाते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान जो है ना के अंदर आके पार्टिसिपेट कर जाएंगे। ये वो एग्जाम्पल होगी जो बेसिकली जो है ना वो क्रिएट करेगी कि इन दोनों के आपस के रिलेशनशिप किस तरीके से और किस तरीके से फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। अगर इंडियन क्रिकेट जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करती तो दैन इट्स अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान, स्पेशली फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि आइंदा आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं वो कभी पाकिस्तान के अंदर जो है ना दोबारा नहीं आएंगे। एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद सरफराज साहब, क्योंकि अगर मेरे पास 10 या 15 काम करने को हो तो मेरी बेसिकली अपनी एफर्ट्स, अपनी तवज्जो और मेरी अपनी कैपेसिटी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं खाली जो है ना PCB का चेयरमैन होता तो मैं मोहसिन नकवी साहब से पर्सनली खुद भी मिल चुका हूँ। It is a very nice gentleman, but at the end of the day he is over occupied। और अगर वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते
तो शायद हमारी क्रिकेट इससे बेहतर हो जाए। बहरहाल जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट टीम के कप्तान, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ओवर 50s जो वर्ल्ड कप हो रहा है कोलंबो में, उसके लिए पाकिस्तान वेटरन्स टीम की क़यादत कर रहे हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, और हमारे साथ मौजूद थे आमिर सरफराज साहब जो कि सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के। हमारी दुआएं हैं जो अभी बातें हुई हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन अंदाज में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इनेकाद करे, और यकीनन न सिर्फ हमारी दुआएं बल्कि पूरे पाकिस्तान की दुआएं हैं कि ये बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाए। आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, यकीनन आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी। इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हम एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मुख्तसर सा जुनैद साहब, मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाबात दिए, कोई ऐसी बात जो आपके क्रिकेट के हवाले से जहन में हो, मैं ना कर सका हूँ, तो आप, और फिर आप उसके बाद जनाब आमिर सरफराज साहब, पहले आप कोई पैगाम भी। देखिए, मेरा पैगाम जो ना वो जनरल आवाम की तरफ है, वो यही है कि हमें एक्चुअली किसी अनड्यू जो ना वो अपनी लाइकिंग और अपनी डिसलाइकिंग के ऊपर प्लेयर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें बेसिकली क्रिकेट और पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए हर वो आदमी या हर वो प्लेयर जो बेसिकली पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे वो अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो वो दोबारा से सिस्टम में जाए और दोबारा से सिस्टम से फॉर्म लेकर वापस आए, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन हम बेसिकली अपना प्लेटफॉर्म जो ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट का ज़ाया करते रहें। और हमें कंटिन्यू जो ना वो अपने बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। हमारे पास कम से कम प्लेयर्स पूल जो ना वो मोर देन 35 लोग प्लेयर्स का हो, जो कंटिन्यू रिवॉल्व हो, टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में भी और T20 के अंदर भी। जी आमिर सरफराज साहब प्लीज़। मैं ये चाहूँगा कि हमें और हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम अनफॉर्चुनेटली थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर या सिस्टम वो बनाने जा रहे हैं या बनाया हुआ था, या अभी माजी के अंदर आपने देखा कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया, तो वो उस पर नज़र षानी करने की ज़रूरत है। वो कि पार्शली कुछ डिपार्टमेंट्स को एक्टिवेट कर दिया गया और एक छोटा सा टूर्नामेंट भी हो गया है। इसको जिस तरह से माजी के अंदर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को हमने यानी बड़ी अहमियत दी थी और उनके ज़रिए बहुत बड़े बड़े स्टार्स हमको मिले, वो सिस्टम जो है ना दोबारा पाकिस्तान के अंदर राइज होना चाहिए। और उसकी वजह से जो मुआशी मसाइल हैं क्रिकेटर के लिए या किसी स्पोर्ट्समैन के लिए, ये सिर्फ क्रिकेट के लिए बेहतरी नहीं लेके आएगा। जो हमारी हॉकी तबाह हो गई, जो हमारे दीगर खेल तबाह हो गए, ये सारे स्पोर्ट्स को वो उठाने में बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का एक फ़र्क थोड़ा सा ये है कि इंडिया ने अगर अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को कोई इसके लिए पेंशन जो है उसे जारी कर दी है, और उसके साथ साथ वो दीगर स्पोर्ट्स में भी वो करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन शायद हमारे यहाँ चूँकि क्रिकेट के अलावा ज़्यादा जो दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, तो वो पेंशन और दीगर और माली मसाइल के वो शिकार रहेंगे। इसका हल मुझे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स में नज़र आता है। इसके साथ साथ एक आखिरी चीज़ जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि जो T20 क्रिकेट है, कम से कम उसकी टीम आप बिल्कुल अलहदा कर दें। आप कॉपी पेस्ट मार दें जो इंडिया कर रहा है कि 2 से 3 उनके पास पुराने क्रिकेटर और बाकी सारे नए क्रिकेटर लेके चल रहे होते हैं। जब वो इंटरनेशनल इवेंट्स का हिस्सा बनते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के खिलाफ खेलते हैं, तो उनके पास जो है ये एक कॉन्फिडेंस आता है और एक वो क्रिकेट जो है उनकी पॉलिश होती है। तो T20 की कम से कम क्रिकेट अलग कर दें और वनडे और टेस्ट की चाहे वो एक टीम बना दें। बहुत शुक्रिया जनाब खलील साहब और आमिर सरफराज साहब। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, और इंशाअल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।